हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान से संबंधित। इसमें पहला पॉइंट आप लोग को हम कोशिका के बारे में बताएंगे कि कोशिका होती क्या है या दिखने में कैसी होती है, इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो आइए सबसे पहले हम लोग कोशिका का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। पहले हम लोग कोशिका कोशिका के बारे में जानते हैं। कोशिका जिसे हम लोग सेल कहते हैं, ये सेल वास्तव में कोशिका होती क्या है। तो जो सेल होती है, कोशिका होती है, या कोई भी जीव जंतु हो, चाहे वो एक कोश की हो चाहे वो बहु कोश की हो, यानी कि कोई भी जीव जंतु हो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो, उसके शरीर में जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसके शरीर को बनाने में जो सबसे छोटी इकाई भाग लेती है, उसे ही हम लोग कोशिका कहते हैं। और कोशिका की खोज सर्वप्रथम सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करने के लिए बोतल का कार्य लिया था। बोतल का कार्य का मतलब पहले के समय में जो बोतल आती थी ना, उनके अंतर्गत ढक्कन नहीं लगा होता था, उनको ढक्कन में एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लगा होता था, जिसे हम लोग कार कहते थे। तो रॉबर्ट हुक ने उस कार को ही लेकर अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा था। जैसे सपोज दैट ये कार्क है, एक प्रकार का टुकड़ा कार्क, और इस कार्क को ये क्या किए, लिए और लेकर सूक्ष्मदर्शी आपको पता होगा, एक ऐसा यंत्र होता है जो किसी भी सूक्ष्म जीवों को बड़ा करके देखने में मदद मिलती है। सपोज दैट ऐसा ही कुछ होता है वो। तो इस कार को रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी के पास रखा और देखा, तो उनको ऐसा संरचना दिखाई दिया जैसे मानो मधुमक्खी का छत्ता हो। जैसे उनको बहुत सारी छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं दिखाई दी थी रॉबर्ट हुक को। तो इसमें से एक जो संरचना थी, इसी संरचना को उन्होंने सेलुला कहा था, सेलुला नाम दिया था। ठीक है, सेलुला, इसे बाद में हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। और कोशिका की खोज करने के लिए उन्होंने एक कार की मदद ली थी, और उस कार को जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था, तो उनको ऐसा संरचना दिखाई दिया था जैसे मानो वो मधुमक्खी का छत्ता हो। और उस मधुमक्खी के छत्ते नुमा संरचना के अंतर्गत उन्होंने एक जो गोलाकार संरचना थी, उसको उन्होंने सेलुला कहा, जिसे हम लोग बाद में सेल के नाम से अर्थात कोशिका के नाम से जानते हैं। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका खोज की गई थी, वो कोशिका मृत्यु थी, यानी कि कोशिका मृत्यु। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका खोज की गई थी, वो कोशिका मृत्यु थी, क्योंकि हम जो रॉबर्ट हुक थे वो कार्क की सहायता से ना कोशिका खोज की थी। और कार्क जो है एक प्रकार का क्या होगा, वो प्लांट का पार्ट होता है, छोटा सा भाग होता है जो डेड होगा, उसमें किसी प्रकार का एक्टिविटी नहीं रहेगी, तो उसमें जितनी भी कोशिकाएं होंगी सभी कोशिकाएं क्या होंगी, मृत होंगी। तो इस प्रकार रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका खोज की गई थी, वो कोशिका कैसी थी, मृत्यु थी। ठीक है, इसके पश्चात दूसरे वैज्ञानिक आए सन 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में इनका नाम था एंटीवान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक सन 1674 ईस्वी में एक जीवित कोशिका की खोज की थी। और इन्होंने जीवित कोशिका की खोज करने के लिए
सलाइवा लिया था, अपने माउथ से सलाइवा निकाल कर, लार को निकालकर, सलाइवा को निकालकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। जैसे उन्होंने क्या लिया था, सलाइवा, जिसे हम लोग लार कहते हैं, और उस सलाइवा को लेकर सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखे तो उनको ऐसा चिन्ह प्रतीत हुआ, ऐसा चिन्ह दिखाई दिया जैसे मानो वो अपनी जगह पे मूवमेंट कर रहा हो, गति कर रहा हो, उसके अंतर्गत हलचल हो रही थी। तो इससे पता चला कि एक प्रकार का जीवित कोई कोशिका है। और जब इसका सही पूर्वक अध्ययन किया गया, सही पूर्वक उसका परीक्षण किया गया, तो बाद में यह निष्कर्ष मिला कि एक प्रकार का जीवाणु था, जीवाणु जिसे हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। तो एंटी वॉन लीeuwenhoek ने सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की थी, और इस जीवाणु का अध्ययन करने के लिए जीव विज्ञान में एक शाखा बनाई गई है जिसे हम लोग बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, जीवाणु विज्ञान। तो जीवाणु विज्ञान एक ऐसी विषय होती है जिसके अंतर्गत हम केवल जीवाणुओं से संबंधित ज्ञान को अर्जित करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कोशिका का इतिहास देखा कि कोशिका को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था। तो हमें पता चला कि रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। कब की थी? सन 1665 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें कि एक जीवित कोशिका की खोज की गई एंटी वॉन लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक के द्वारा। और एंटी वॉन लीeuwenhoek ने जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो एक प्रकार का जीवाणु था, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कोशिका का प्रकार, यानी कि कोशिका कितनी प्रकार की होती है, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा कोशिका का प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका का प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। मुख्यतः देखा जाए तो कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कोशिका, और इसका टाइप्स जो है दो प्रकार का होता है। तो दो प्रकार की होती है। इसमें पहली कोशिका जिसे हम लोग पूर्व केंद्रीय कोशिका कहते हैं, पूर्व केंद्रीय कोशिका, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये पहली कोशिका हो गई। दूसरी कोशिका होती है जिसे हम लोग सुकेंद्रीय कोशिका, सुकेंद्रीय कोशिका कहते हैं। इसे हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल। तो इस प्रकार देखा जाए तो कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक पूर्व केंद्रीय कोशिका जिसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और दूसरी कोशिका जो होती है सुकेंद्रीय कोशिका जिसे यूकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि जो पूर्व केंद्रीय कोशिका और सुकेंद्रीय कोशिका होती है, ये दोनों एक दूसरे से अलग क्यों है। तो देखिए, पूर्व केंद्रीय कोशिका में एक विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्थात केंद्रक इसमें अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, ठीक है। और जो सुकेंद्रीय कोशिका होती है इसके अंतर्गत केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित पाया जाता है, केंद्रक इसमें उपस्थित होता है। अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होगा, और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक क्या होता है, ये केंद्रक
इसमें प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होगा और यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये जो पूर्व केंद्रीय कोशिका होती है ये अल्प विकसित होती है, अल्प विकसित कोशिका होती है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है ये पूर्ण विकसित होती है, पूर्ण विकसित होती है। नेक्स्ट इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसके अंतर्गत जो है जो डीएनए अर्थात जो आनुवंशिकी पदार्थ होता है उसको हम लोग न्यूक्लियाइड कहते हैं, न्यूक्लियाइड के नाम से जानते हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें जो आनुवंशिकी पदार्थ होता है उसे हम लोग डीएनए कहते हैं, जिसे बाद में हम लोग डीएनए आनुवंशिकी पदार्थ कहते हैं। और इसमें देखा जाए तो पूर्व केंद्रीय कोशिका में जो है राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम, ये राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S टाइप, 80S प्रकार का होता है। लेकिन आगे हम आप लोग को बताएंगे कि जो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें कुछ ऐसे भी कोशिकांग होते हैं जिसके अंतर्गत जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का पाया जाता है। जैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया आपको बताया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का पाया जाता है। और जो प्लास्टिड जिसे हम लोग लौक बोलते हैं उसमें जो क्लोरोप्लास्ट हरित लौक होता है किसके अंतर्गत, यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत, उसमें राइबोसोम जो होता है वो 70S प्रकार का पाया जाता है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट आगे बताएंगे। पहले आप लोग इतना समझ लीजिए कि जो भी पूर्व केंद्रीय कोशिका होती है और जो सुकेंद्रीय कोशिका होती है उसके उनके बीच में मुख्य अंतर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि पूर्व केंद्रीय कोशिका और सुकेंद्रीय कोशिका एक दूसरे से अलग क्यों है। ठीक है, अब हम लोग इनके नेक्स्ट देखेंगे कि पूर्व केंद्रीय कोशिका की संरचना कैसी होती है और सुकेंद्रीय कोशिका की संरचना कैसी होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि पूर्व केंद्रीय कोशिका की संरचना। तो आइए इसको हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आपको हम बताएंगे प्रोकैरियोटिक सेल में जो संरचनाएं होती हैं वो कैसी दिखती हैं। और यूकैरियोटिक सेल में तो पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक की संरचना बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी संरचना प्रोकैरियोटिक सेल की बनाते हैं। प्रोकैरियोटिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं उसको, जीवाणु के बारे में। पहले हम लोग बैक्टीरिया बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, क्योंकि जीवाणु जो है ना यह एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। और जीवाणु को जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 परत दिखाई देती है। ये जो हम संरचना बना रहे हैं जीवाणु की आंतरिक संरचना है। और जीवाणु को प्रोकैरियोटिक सेल माना गया है क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग भी इसको ड्रॉ कर लीजिए। सिंपल स्ट्रक्चर बना रहे हैं जीवाणु की। ये जो आपको दिख रहा है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये जीवाणु की ओवरऑल बॉडी पे पाया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ
न्यूट्रिएंट होते हैं। ये इसका हम लोग एक एक पार्ट का नाम जानते हैं। ये जो आपको दिख रहा है थ्रेड लाइक धागे नुमा, इसे हम लोग फ्लैजिला कहते हैं, फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला कहते हैं। तो जीवाणु के अंतर्गत अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जो फ्लैजिला होता है यह वन पेयर होता है, यानी कि एक जोड़ी में होता है। वन पेयर, एक जोड़ी में पाया जाता है। और यह दिखता कैसा है, यह धागे नुमा होता है। तो आइए हम देखें कि ये फ्लैजिला करता क्या है। यह बैक्टीरिया को लोकोमोशन यानी कि गति प्रदान करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करता है। कौन? फ्लैजिला। फ्लैजिला का कार्य बैक्टीरिया को एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति अर्थात मोशन प्रदान करना, गति प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपको ये हेयर लाइक ओवरऑल बॉडी दिखाई दे रहा है बैक्टीरिया के ऊपर। तो ये जो हेयर नुमा संरचना होता है इसको हम लोग सिलिया कहते हैं, सिलिया। तो आइए थोड़ा सा सिलिया के बारे में बात कर लेते हैं। सिलिया क्या होता है, तो इसमें आप बताइएगा कि जो सिलिया होती है यह बैक्टीरिया के जो ऊपरी परत होती है उस ऊपरी परत के चारों तरफ पाई जाती है। यह एक रोमनुमा संरचना होती है और सिलिया जो है प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसका कार्य क्या होता है कि सिलिया का कार्य होता है यह बैक्टीरिया को जल के अंतर्गत एक स्टीम के रूप में स्टीम उसमें प्रोवाइड करती है, स्टीम बनाकर और ये जल के अंतर्गत एक गति प्रदान करती है। सिलिया का कार्य जल में बैक्टीरिया को एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन प्रदान करना अर्थात गति प्रदान करना। ठीक है, तो इसका भी वर्क आप लोग समझ गए सिलिया का। नेक्स्ट जो है आपको इसकी सबसे ऊपरी परत जो दिख रही है ये बहुत हार्ड होती है, इसका नाम है कैप्सूल वाल। कैप्सूल वाल होती है, ये कैप्सूल वाल है सबसे बाहरी परत। तो इसमें आप इसको नोट करिए, ये सबसे बाहरी परत है अर्थात आउटर लेयर है। आउटर लेयर ये जीवाणु की बाह्य परत होती है और ये बिल्कुल क्या होगी, हार्ड होगी। हार्ड होती है यानी कि कठोर होती है, हार्ड कठोर होती है, जिससे यह एक प्रकार का प्रोटेक्टिव इसका नेचर हो जाता है, सुरक्षात्मक प्रकृति हो जाती है। बैक्टीरिया को बाह्य जो आघात होता है या बाह्य जो अन्य सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो बैक्टीरिया को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए ये कैप्सूल वाल जो उसको सुरक्षात्मक एक प्रकार का आवरण के रूप में काम करती है। और कैप्सूल वाल को बनाने में कार्बोहाइड्रेट भाग लेता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का एक ग्रुप होता है क्या बोलते हैं उसको, पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड से मिलकर ये कैप्सूल वाल बनी होती है। तो यहाँ पे आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट नोट कर लीजिए, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। तो ये अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो दूसरी परत होती है सेल वाल, इसको सेल वाल बोलते हैं, मध्य परत सेल वाल। देखिए एक बात इसमें कैप्सूल वाल में याद रखिएगा कि जो कैप्सूल वाल जो लेयर होती है, कैप्सूल वाल जो परत होती है, यह कभी कभी प्रतिकूल समय में बैक्टीरिया को जल भी प्रदान करती है, अर्थात यह अपने अंदर जल को संचित करके रखी रहती है। और जब बैक्टीरिया का प्रतिकूल समय आता है अर्थात जिस समय बैक्टीरिया को जल की कमी महसूस होती है तो उस समय एक कैप्सूल वाल बैक्टीरिया को जल प्रदान करती है। कब? प्रतिकूल समय में। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेल वाल। इसमें आप बताइए कि सेल वाल जो होती है या मध्य परत अर्थात मिडिल लेयर होती है, यह मिडिल लेयर है और इसको बनाने में एक कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट रूप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मिकोपेप्टाइडोग्लाइकॉन। मिकोपेप्टाइडोग्लाइकॉन एक प्रकार का सब्सटेंसेस होता है
जो एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है। तो कोई अगर आपको यह प्रश्न करता है कि सेल वॉल यानी कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किस पदार्थ से मिलकर बनी होती है, तो आप बताइएगा कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो मिकोपेप्टाइडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी होती है। और बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है यह बैक्टीरिया को एक डेफिनेट शेप यानी कि निश्चित आकार देने में भी सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको देखना है लास्ट जो इसमें है सबसे आंतरिक परत जिसे हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन अर्थात इसे हम लोग कोशिका कला कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, इसमें आप बताइए, पहला पॉइंट यह बताइए कि यह बैक्टीरिया की सबसे आंतरिक परत अर्थात इंटर मेम्ब्रेन होती है। इंटर मेम्ब्रेन आंतरिक आवरण होती है। और जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसे हम लोग कोशिका कला या कोशिका झिल्ली के भी नाम से जानते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मुख्यतः दो प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं। इसमें पहला पदार्थ होगा लिपिड्स और दूसरा जो होता है प्रोटीन। ठीक है, तो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका कला होती है, वो वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो इन्हें हम संयुक्त रूप से लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। ठीक, तो लिपोप्रोटीन से आप समझ गए होंगे कि लिपोप्रोटीन जो शब्द है इसमें दो शब्द जुड़ा है, लिपिड्स और प्रोटीन। ठीक है, तो उनको हम लोग एक साथ लिपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है अर्थात लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है जो भी बैक्टीरिया न्यूट्रिशन करती है, पोषण करती है, तो जो भी आवश्यक भोज्य पदार्थ होते हैं उन आवश्यक भोज्य पदार्थों को बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको अंदर अंदर कर लेती है, अंदर बुला लेती है। और जो अनावश्यक होते हैं उनको बाहर की तरफ भेज देती है। यानी कि आवश्यक भोज्य पदार्थों को अपने अंदर स्टोर करती है और अनावश्यक भोज्य पदार्थों को बाहर करती है। कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो सेमी परमेबल होता है। सेमी परमेबल अर्थात अर्ध पारगम्य कला इसे भी कहते हैं। सेमी परमेबल, सेमी परमेबल, सेमी परमेबल नेचर होता है। ठीक है, अर्ध पारगम कला भी कहते हैं इसको। इस कोशिका कला अपने कार्य करने के आधार पर यानी कि इसका कार्य हम लोग देखे हैं कि यह सिलेक्टिव नेचर की अर्थात यह इसका कार्य है कि जो आवश्यक भोज्य पदार्थ हैं उनको अपने जीवाणु के अंदर और जो अनावश्यक भोज्य पदार्थ होते हैं उनको जीवाणु से बाहर, अर्थात इसका कार्य सिलेक्टिव नेचर का रूप में होता है। इसलिए इसे हम लोग कोशिका रूपी कारखाने का गेट कीपर भी कहते हैं। गेट कीपर, ठीक है, गेट कीपर। और गेट कीपर का मतलब होता है दरवान। ठीक है, दरवान। कभी कभी हम लोग देखे हैं कहीं कहीं बड़े जो भी ऑफिशियल जहाँ वर्कर काम करते हैं, जैसे आप बैंकों में गए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कि बहुत तरह के सिक्योरिटियाँ वहाँ पे लगाई गई रहती हैं। वहाँ पे गार्ड रहते हैं और एक उनका कार्य आपको पता है कि उनका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वहाँ पे ये डिसाइड करना कि कौन सा पर्सन योग्य पर्सन जो है बैंक के अंतर्गत आ सकता है और अयोग्य जो है वैसे उन लोगों को बाहर किया जा सकता है। तो बिल्कुल वो सिक्योरिटी की तरह ही कोशिका कला काम करती है। यानी कि कोशिका कला का कार्य होता है एक गेट कीपर की तरह काम करना, दरवान की तरह काम करना। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग कोशिका रूपी कारखाने का गेट कीपर यानी कि दरवान भी कहते हैं। नेक्स्ट देखें हम लोग, नेक्स्ट इसमें आपको दिख रहा होगा राइबोसोम। ये जो राइबोसोम होता है
राइबोसोम 70 इस प्रकार का होता है। तो बताइएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्थात बैक्टीरिया के अंतर्गत जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70 इस प्रकार का होता है और इसका कार्य होता है बैक्टीरिया में प्रोटीन का निर्माण करना, यानी कि राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन बनाना। इसलिए इसे हम लोग कोशिका रूपी कारखाने का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। इसलिए राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। अर्थात अभी आपको यहाँ पता चला कि कोशिका जो है एक बिल्कुल कारखाने की तरह इसके अंतर्गत वर्क होता रहता है। इसमें बहुत सारे इसके अंदर संरचनाएं होती हैं जो अपना अलग अलग कार्य करती रहती हैं, जिसमें हम लोग देखे हैं कि कोशिका कला जो है एक दरवान के रूप में काम कर रही है और उसके अंतर्गत प्रोटीन बनाने का कार्य जो है राइबोसोम कर रहा है। इसलिए हम लोग उसे राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री की भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें आपको ये जो संरचना दिख रही है इसे हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड मीन्स यह एक प्रकार का डीएनए होता है। और यहाँ पे एक प्रश्न यह बन रहा है कि यहाँ पे हम लोग डीएनए को न्यूक्लियोइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डीएनए जो है यह किसी भी प्रकार की बंद आकृति में मौजूद नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो किसी भी प्रकार की बंद आकृति में अर्थात केंद्रक में व्यवस्थित नहीं होता है। केंद्रक से बाहर होने का अर्थात केंद्रक अनुपस्थित होने कारण प्रोकैरियोटिक में इस डीएनए को हम लोग डीएनए ना कहकर न्यूक्लियोइड कहते हैं, यानी कि डीएनए नेकेड होता है, खुला रहता है, इसलिए डीएनए को हम लोग न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। और हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड होता है और न्यूक्लियोइड अब हमें पता है कि यह डीएनए है और डीएनए जो होता है यह एक प्रकार का आनुवंशिकी पदार्थ होता है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, ये आपको संरचना दिख रही है, इसे हम लोग मीजोसोम बोलते हैं, मीजोसोम। और मीजोसोम जो होता है यह बैक्टीरिया के अंतर्गत एनर्जी बनाता है, ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। यानी कि मीजोसोम पोषक पदार्थों को तोड़कर एनर्जी बनाना यानी कि ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। और मीजोसोम की उत्पत्ति जो होती है वह कोशिका कला से ही होती है। मीजोसोम की उत्पत्ति जो है कोशिका कला से होती है और मीजोसोम का कार्य होता है जीवाणु के अंतर्गत ऊर्जा बनाना। ठीक है, और इसमें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड का जिक्र हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि प्लाज्मिड जो है यहाँ पे इसका अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्लाज्मिड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोग को एक एक बातें समझ में आई होगी। ठीक है।